समन संघ की पॉलिसी है, संख्या बल अगर इकट्ठा हो सकता है, संख्या बल अगर इकट्ठा होगा, संख्या बल अगर इकट्ठा है तो फिर जीतने की गारंटी है, फिर हर चीज की बदलने की गारंटी है। और अगर संख्या बल नहीं इकट्ठा होता है तो जितना संख्या बल होगा उतने की ही उद्धार होने की गारंटी है, अदरवाइज कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इस सारी सब चीजों में बाधा क्या आ रही है, परेशानी क्या आ रही है? इस इकट्ठा होने में परेशानी ये आ रही है कि हम तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं। हम बेसिकली बहुत निकम्मे टाइप के लोग हैं। हम दूसरे की बुद्धि पे ज्यादा यकीन करते हैं, अपनी बुद्धि पे यकीन नहीं करते। हमें दूसरे की बुद्धि बुद्धि लगती है और अपनी बुद्धि हमें बुद्धू लगती है। ये बड़ी दिक्कत है। हम ये मान के चलते हैं कि जो सामने लोग कह रहे हैं कर रहे हैं उसमें कोई तर्क नहीं करना, वो ठीक होगा। हम बड़े सहज और सीधे साधे, पर ऐसा है नहीं। हर बात में अगर सवाल पूछने का और तर्क करने की आदत नहीं पड़ेगी तो फिर ईरान और ईरान के साथ में जितने भी युद्ध हो रहे हैं उसकी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। ईरान के अंदर रिजीम बदलने के लिए, वहां का शासक बदलने के लिए कुछ देश बड़ी मेहनत कर रहे हैं और युद्ध खतरनाक मोड़ मोड़ पे है। और युद्ध का जो असर है वो एशिया के देशों में और भी देशों में पड़ रहा है ऊर्जा को लेकर। और ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं कि अगर 10 दिन तक और युद्ध चलता रहा तो फिर दोबारा से लकड़ियों पे खाना बनना शुरू हो जाएगा और मोटर कार की जगह साइकिल और घोड़े गाड़ी पे आ जाएंगे। तो अच्छा है, कम से कम कुछ पॉल्यूशन वॉल्यूशन कम हो जाएगा। बड़ा पॉल्यूशन होता है, तेल वेल बहुत फूक रहे हैं लोग। थोड़ी शांत रहेगी जिंदगी। तो युद्ध के परिणाम दोनों तरह के होते हैं और युद्ध में कोई माफी नहीं होती। युद्ध में सब जायज होता है क्योंकि युद्ध का मतलब है जीतना। वैसे ही युद्ध जब होता है तो कई बातों के लिए होता है। जब दो पक्ष युद्ध लड़ते हैं तो दोनों के अपने अपने मकसद होते हैं, पर एक मकसद दोनों का कॉमन होता है और वो मकसद है अपने लोगों का भला करना। जैसे ईरान का युद्ध चल रहा है बाकी यूरोपीय देशों से। तो बेसिकली है क्या युद्ध वहां? जो यूरोप के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए, उनकी जो जनरेशन वहां रह रही है उसके लिए, उनकी गाड़ियों के लिए, उनके घर के लिए जो गैस और पेट्रोल है वो उनको उनके रेट पे मिले। यानी रेट रेट को वो तय करें, भाव वो करें, तेल किसी का भी हो। और जो बात मान जाए ठीक है, और ना माने तो उसके देश पे कब्जा करके उसको रातों रात उठा के ले आओ और अपना आदमी बिठा दो और वो अपने रेट पे तेल और गैस उनको देगा। तेल और गैस खत्म हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा। जब तक तेल और गैस है तब तक युद्ध है। और जो इराक के लोग लोग हैं वो कह रहे हैं कि तेल का भाव हम तय करेंगे, तेल डॉलर में नहीं बिकेगा। तेल हमारे धर्म पे या हमारे जो रुपया है, हमारा जो पैसा है, मुद्रा है, उस पे बिकेगा, हमारी कंडीशन बिकेगा क्योंकि तेल हमारा है। तो झगड़ा अपने अपने लोगों के सुख का है। महंगा तेल अगर खरीदेगा देश कोई तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो ज्यादा मेहनत का पैसा हिस्सा देना पड़ेगा। और जबरन कोई तेल पे कब्जा कर लेगा तो कम पैसा देना पड़ेगा या फोकट में ले जाएगा तो उसको फायदा रहेगा, मतलब वहां के लोगों को फायदा रहेगा। तेल खत्म हो गया तो युद्ध खत्म। फिर वहां युद्ध नहीं होगा, किसी और बात नहीं होगा। आने वाले समय में जो युद्ध होगा वो होगा लिथियम आयन पे। लिथियम आयन बैटरी में लगता है, ये जमीन के एक प्रकार के रेत में होता है, कुछ देशों के पास ये बहुत ज्यादा है। तो अगला जो युद्ध होगा वो बैटरी के लिए होगा और उससे अगला युद्ध फिर किसी और चीज के लिए होगा। ये चीजें चलती रहेंगी, पर हर एक युद्ध का मकसद अपने लोगों की फायदे का है। मतलब अपने लोगों का फायदा होना चाहिए, ये हर एक युद्ध का मकसद है। तो फिर जब मकसद अपने लोगों के फायदे का है तो सारे लोग मिलके उस फायदे के लिए काम करते हैं। दुनिया के सभी देश, सभी लोग अलग अलग तरीके से अपने फायदे के लिए काम करने में, अपने लोगों के फायदे के लिए काम करने में लगे पड़े। और इसके लिए वो ताकत इकट्ठी करते हैं, पूरी दुनिया के लोगों का मत और बहुमत। और मत और बहुमत को इकट्ठा करने के लिए वो बहुत प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो ताकत चलती है, किसके पास में कितने बम हैं, किसके गोले हैं, कितनी
जहाज हैं, कितने बेड़े हैं, कितने फाइटर हैं, कितने सैनिक हैं, उसको दिखा दिखा के, डरा डरा के वो मत को पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमारी तरफ बोलो, हमारी बात को मानो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। ये दादागिरी है। फिर दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका है कि इनके माइंड को, इनके मन को, इनके दिमाग को कब्जा लो, उनके दिमाग में वो बातें भर दो जिससे ये हमारे पक्ष में खड़े हो जाए, हमारी तरफ खड़े हो जाए। तो उसका सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा साधन है, मेहनत ज्यादा लगती है उसमें, टाइम ज्यादा लगता है, वो है धर्म। यानी जो धर्म है, रिलीजन है, मजहब है, उसमें ले आओ, अपने मत में ले आओ, अपने रीजन में ले आओ, अपने विचार में ले आओ, अपने गॉड के नाम से ले आओ। गॉड तो सारे ही हैं, पर अपने गॉड के पक्ष में ले आओ। तो उसके लिए बाकायदा सेंटर्स होते हैं, बाकायदा जगह होती हैं, जगह जगह। और उसमें कठोरता का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें लड़ाई मार धाड़ का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं, उसमें माइंड के अंदर करुणा, मैत्री, मुदिता, प्यार, और ईश्वर का चमत्कार, गॉड का चमत्कार, और उसकी कहानियां, और वो धर्म मजहब का जो नाम उसमें दिया गया है, उसके हिसाब से लोगों को समझाया जाता है। और जो मानसिक रूप से समझ जाता है, वो उनके बेड़े में आ जाता है। ये बेड़े बदलते भी रहते हैं, कभी कोई किसी धर्म में चला जाता है, कभी कोई किसी मजहब में चला जाता है, कभी वो किसी रिलीजन में चला जाता है, बदलते रहते हैं। पर मकसद वही है। मकसद है लोगों को अपने मत में खड़ा करने के लिए उसका यूज करना। और उसमें लड़ाइयाँ चलती हैं, उसमें लड़ाई चलती है, धर्म के नाम पे लड़ाई। जैसे अभी यूरोप के लोगों में और अरब के लोगों में लड़ाई चल रही है, ताकत के साथ में, ताकत दिखाने के लिए। ठीक वैसे ही लड़ाई चलती है धर्म में और मजहब में। धर्म और मजहब की जो लड़ाई है, उसमें भी बड़ी मारकाट मस्ती है, क्योंकि वो भी अपनी तरफ मत में लाने के लिए, अपनी तरफ इकट्ठा करने के लिए, अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए, अधिक से अधिक लोगों को अपने मत का बनाने के लिए, उसमें बहुत शातिर तरीके से, बहुत शांत तरीके से, बहुत प्रतीक्षा के साथ में, इंतजार के साथ में बात होती है, चलती है। तो ये बड़े कमाल की बात है कि जब किसी व्यक्ति का एक गॉड में यकीन हो गया, और वो कहता है कि ये वाला जो गॉड है, इसमें मेरा यकीन है, तो दूसरा आदमी उसे अपने गॉड में यकीन दिलाने की नीयत सारी ताकत क्यों लगाता है? ये सवाल है। इसको समझोगे, सोचोगे, तो धर्म की परतें खुलती चली जाएंगी। जब ये तय हो गया कि जो एक आदमी है वो एक मत को मानता है, एक धर्म, एक मजहब को मानता है, और वो जो धर्म और मजहब है उसमें उसका फेथ और यकीन है, तो दूसरा आदमी उसके फेथ को क्यों हिला रहा है? दूसरा आदमी उसे अपने मजहब में, अपने धर्म में, अपने रिलीजन में क्यों लेके आ रहा है? एक फेथ वाले आदमी को अगर दूसरे फेथ में लाएगा, तो वो उस विश्वास में आएगा या नहीं आएगा? तो आके करेगा क्या? उसका विश्वास है। पर यहां गॉड, फेथ, यकीन, विश्वास, इसकी बात नहीं है। यह बात है कि मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में, मेरे धर्म में संख्या कितनी ज्यादा है। संख्या का खेल है। और संख्या के साथ में जो मत आएगा, उससे फिर ताकत का मतलब है। तो एक तरीका ये होता है। एक तरीका होता है कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना धन धान्य है। पैसे से और धन धान्य से चैरिटी करके, चैरिटी कर करके, अच्छा बन बन के, लोगों को कुछ बांट बांट के, लोगों को कुछ लालच दे दे के उनको अपनी तरफ खींचना है। ये काम कुछ कंट्री करते हैं। वो स्कूल खोलेंगे चैरिटी के, वो हॉस्पिटल खोलेंगे चैरिटी के, वो दान देंगे चैरिटी में, वो एनजीओ के लिए कुछ ना कुछ, कोई गाँव वाँव ले लेंगे, उनके लोग आएंगे, लगेगा कि बहुत बड़ा चैरिटी का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा लोगों को लाभ का काम कर रहे हैं, कितनी दयालुता का काम कर रहे हैं। और वो जो दिन रात लूटते हैं, वो जो 2 रुपए की चिप को 2 लाख की बेचते हैं, वो जो 2 रुपए के इंजेक्शन को 2 लाख का बेचते हैं, वो जो 2 रुपए की गोली को 200 रुपए की बेचते हैं, वो जो 10 रुपए लीटर के तेल को 100 रुपए लीटर बेचते हैं, वो जो एक कार जो $1,000 में बन जाती है, उसको $20,000 में बेचते हैं, वो लोग चैरिटी करते हैं, वो शो करते हैं। ये सब जगह चलता है। हमारे इधर भी जो धंधा सेठ होते हैं, जो दिन भर कम तोलते हैं, लोगों का माल सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं, ब्याज पे पैसा देते हैं, वो भी साल में एक आध दिन पूरी सब्जी खिला के चैरिटी करने की कोशिश करते हैं कि भाई बड़े दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं, खाना खिला रहे हैं, खीर पूरी खिला रहे हैं, आ जाओ। तो एक तरीका लोगों को अपनी तरफ लाने का ये है।
और बाकी पॉलिटिकल तरीका तो आप सबको पता ही है कि पॉलिटिकल तरीके में लोग पैसा बांटते हैं, शराब बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, थाल बांटते हैं, बर्तन बांटते हैं और झूठे वादे बांटते हैं। पर खेल वही है कि कैसे ही हम ताकत को इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद अपने लोगों की भलाई के लिए काम करें। पॉलिटिक्स के अंदर वोट किसी का भी हो, पर लाभ उसको मिलेगा जिसकी पार्टी है। सबको लाभ नहीं मिलता, चाहे सारे वोट देते हैं, पर लाभ उसको मिलता है जिसकी पार्टी है। रिलीजन के अंदर भी, चाहे आप दूसरे रीजन को मानो ना मानो, पर जो रीजन में जिसमें लोग रहते हैं लाभ उन्हीं को देते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम सारे के सारे सांघिक सिस्टमों में आते हैं। इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, और उनके बहुत सारे तरीके हैं, और वो सारे तरीकों की एक सेंटर भी है। यानी कि वही लोग रीजन का भी प्रचार कर रहे हैं और चला रहे हैं, वही लोग पैसे की ताकत से भी लोगों को ले रहे हैं, वही लोग हैं जो मीठी मीठी बात करके करुणा मैत्री के हिसाब से लोगों को ले रहे हैं, और वही लोग हैं जो हथियारों के दम पे युद्ध करके भी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब मतलब है लोगों को अपनी तरफ करके, इकट्ठा करके, ताकत हाथ में लेके अपने लोगों का भला करना, भला अपने लोगों का करते हैं। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाती है, उतनी जल्दी हम आंखें खोल के अपना उद्धार कर सकते हैं। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाती है कि हर तरीके से लोगों को इकट्ठा करके और अपने बच्चों के भविष्य के अच्छे के लिए काम करना है आगे, तो समझ में आ जाता है। पूरे भारत में पुराने समन संघ को छोड़ के भारतीय गणराज्य जो संघ है भारत, उसके संविधान को छोड़ के, और जो बुद्ध का धम्मिक संघ है उसको छोड़ के, कहीं भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जहां सारी बातों को लिया जाता हो और समझाया जाता हो कि कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे नहीं करती हैं। बुद्ध ने लगभग सारे विषय लिए। धम्मिक लोगों का अलग चलता था, और जो जो ग्रस्त लोग थे उनको अलग से समझाया जाता था। उनका अलग काम चलता था। राजा अलग समझने आता था, जनता को अलग से समझाते थे। भारतीय गणराज्य संविधान में सभी की तरह से इकट्ठा होने के लिए, पूरे देश को मजबूत करने के लिए सारे नियम बने हुए हैं। उसमें किसी की एक विशेष प्रकार के लोगों के लिए नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब यहाँ मूवमेंट चलाई तो उन्होंने भी सभी जगह काम करने के लिए कहा। आर्थिक भी, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, धार्मिक भी, सब तरह का काम, और सब तरह से लोगों को इकट्ठा करने का आह्वान किया। जो लोग ऐसा कहते हैं कि मास्टर चाबी राजनीति है, उनको बाबा साहब को अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर खाली राजनीति मास्टर चाबी होती तो वो प्रबुद्ध भारत के लिए क्यों बात करते, वो समता संघ दल के लिए क्यों बात करते, वो लोग जो लोग हैं उनके लिए वो अपना जो उनका पीएचडी था इकोनॉमिक्स पे, उस पर क्यों बात करते, क्यों वो स्कूल खोल के एजुकेशन के लिए बात करते। क्योंकि सभी धाराओं में जाना है, तभी जाके लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तभी हमारा फायदा हो सकता है। ये बात भारत के जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनकी समझ में नहीं आ रही है। ये अफसोस की बात है। अफसोस की बात इसलिए है कि जगा हुआ आदमी भी इस बात को नहीं समझ रहा है कि सभी जगह काम करना है। अगर सभी जगह काम नहीं करेंगे तो काम बनेगा नहीं। एक जगह काम करने से हम जीत नहीं सकते। ये बात जब हम समझाते हैं और जब कहते हैं तो इसको ना तो कोई नहीं कर पाता, पर हाँ करने में दिक्कत आती है। हाँ करने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि अगर ये बात हाँ करेंगे तो फिर सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और सारे काम करने पड़ेंगे। सारे काम करने के लिए सोच नहीं है, और इकट्ठा होने के लिए मादा नहीं है, इकट्ठा होने के लिए दिल नहीं है। इसलिए फेल होने की गारंटी है। सभी फेल होंगे, बुरी तरीके से फेल होंगे, सिवाय समन संघ की पॉलिसी को छोड़ के। समन संघ की पॉलिसी फेल नहीं हो सकती। इसके ना फेल होने के बहुत सारे कारण हैं जो यहाँ एक एक करके बताए जाते हैं कि ये क्यों फेल नहीं होगी। समन संघ के अंदर वो सारी की सारी कमियां जो मूल रूप से है वो सारी दूर की गई है। और उनमें सबसे बड़ी कमी यह है कि एक धारा को लेके इकट्ठे नहीं हो सकते। एक बात को लेके, एक महापुरुष को लेके काम नहीं बन सकता। एक स्टेट को लेके, एक राज्य को लेके काम नहीं बन सकता। एक जाति, एक वर्ण को लेके काम नहीं बन सकता। एक धर्म, एक मजहब को लेके काम नहीं बन सकता। एक ही दिशा में दौड़ के बहुत ज्यादा ऊंचाई प्राप्त कर लोगे, काम नहीं बन सकता। ये काम तब बनेगा जब सब लोगों का साथ होगा और सब लोग एक साथ होंगे और सारे के सारे एक उद्देश्य के लिए काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तब ये सफल होगा। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, कितना भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले। सारे व्यक्ति जितने भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो सब फेल होंगे और फेल हो रहे हैं। व्यक्ति मर जाता है सामाजिक काम करते करते, अंत तक भी उसको ये यकीन रह जाता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरा संगठन कर सकता है, मेरा संगठन कर सकता है, और मर जाता है। बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में आता है, मर गया, काम खत्म हो गया, अफसोस लेके मरता है। अरे काश हम इकट्ठे हो जाते तो काम बन सकता था। अरे काश सारे संगठन इकट्ठे हो जाते तो बन सकता था।
अरे मेरी बात नहीं सुनी किसी ने, मैंने तो बहुत कुछ की कि अरे सारे संगठन आओ इकट्ठे हो जाओ, पर किसी ने सुनी नहीं। पर मैं उससे पूछता हूँ जो मरने वाला आदमी है, जो मर रहा है, अरे तूने हमेशा ये कहा कि काश सारे संगठन इकट्ठे हो जाते। पूरी बात बताना, तेरी इच्छा ये थी कि सारे संगठन इकट्ठे हो जाते पर मेरे नीचे इकट्ठे हो जाते, कि नीचे वाला कॉलम छोड़ देता और तू ही कहीं इकट्ठा हो जाता किसी के साथ में, तो कम से कम एक और एक 11 हो जाते। पर अब तो मर रहा है और मरने वाला है, अंतिम समय है। 60-70 से ऊपर जितने भी आदमी है वो सब बेकार हो रहे हैं, अब उनका कोई फायदा नहीं। अब वो सिर्फ अफसोस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और वो अफसोस भी जब करेंगे जब बिल्कुल मरने वाले होंगे, उससे पहले वो भी अफसोस नहीं करेंगे। और बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि अफसोस करना भी है या नहीं करना, उनको तो लगता है कि यही रास्ता है, ये और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अपने लोगों के फायदे के लिए जो लोग युद्ध कर रहे हैं दुनिया के अंदर, उनसे हमें ये सबक सीखना चाहिए कि हमको युद्ध ना करना पड़े और हम सफल हो जाएं, क्योंकि हम अपने इकट्ठे होके अपने सारे सारे लोग मिलके अपने उद्देश्य, अपने बच्चों की भविष्य के लिए ताकत को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा हो सकता है, अगर वो स्थिति आई लड़ने और मरने वाली, तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो मारे ही मारे जाएंगे। हमारे पास तो एक सब्जी काटने का चाकू भी नहीं है, हम क्या युद्ध करेंगे, किससे लड़ेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। और लड़ाई में दिन बहुत ज्यादा खिंचते हैं तो बहुत ज्यादा रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, खाना पानी दवाई सब कुछ चाहिए, वो है नहीं पॉसिबल। और फिर युद्ध उन्हीं के सफल होते हैं जिनका कोई स्ट्रेटेजी हो, जिनका कोई समूह हो, जिनका कोई संघ हो, जिनका कोई संगठन हो। और वो कहीं दूर दूर तक है नहीं, यहाँ तो टुकड़ों में बटे पड़े हैं। इसलिए युद्ध कामयाब नहीं होगा। कामयाब होगी सिर्फ एक रणनीति जो पुरानी है, कि जुड़ेंगे और जीतेंगे। जुड़ेंगे और जीतेंगे के अलावा कोई पॉलिसी कामयाब नहीं होगी। तो इसे जुड़ेंगे और जीतेंगे में जो सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, वो आ रही है कम बुद्धि लोगों से। देखो, कम बुद्धि लोग किनको कहते हैं? कम बुद्धि लोग उनको कहते हैं जो ये तो कहते हैं कि जुड़ेंगे और जीतेंगे, पर उनको ये समझ में नहीं आता कि एक बार जुड़ा हुआ कभी टूटता नहीं। उनको ये समझ में नहीं आता कि भाई सारे लोग अगर जुड़ गए तो फिर बात खत्म हो गई, जुड़ गए तो जुड़ गए। पानी से अगर पानी मिल गया तो फिर अलग नहीं हो सकते, ये बात उनको समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि ये भी कोई संगठन ही है, और यहाँ भी ये बस कह रहे हैं कि जुड़ेंगे जीतेंगे, उसके बाद यहाँ भी कोई चुनाव उनाव लड़ा जाएगा, यहाँ भी कुछ सत्ता वत्ता की बात होगी, यहाँ भी कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात होगी। और वो इंतजार करते रहते हैं कि कब बात हो, जब बात नहीं होती है तो फिर वो अपना चुनाव उनाव की तैयारी खुद ही शुरू कर देते हैं। उससे बात नहीं बनने वाली, वो पॉलिसी नहीं है समन संघ की। समन संघ की पॉलिसी है, संख्या बल अगर इकट्ठा हो सकता है, संख्या बल अगर इकट्ठा होगा, संख्या बल अगर इकट्ठा है, तो फिर जीतने की गारंटी है, फिर हर चीज के बदलने की गारंटी है। और अगर संख्या बल नहीं इकट्ठा होता है तो जितना संख्या बल होगा उतने की ही उद्धार होने की गारंटी है, अदरवाइज कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इस सारी सब चीजों में बाधा क्या आ रही है, परेशानी क्या आ रही है? इस इकट्ठा होने में परेशानी ये आ रही है कि हम तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं। हम बेसिकली बहुत निकम्मे टाइप के लोग हैं। हम दूसरे की बुद्धि पे ज्यादा यकीन करते हैं, अपनी बुद्धि पे यकीन नहीं करते हैं। हमें दूसरे की बुद्धि बुद्धि लगती है और अपनी बुद्धि हमें बुद्धू लगती है, ये बड़ी दिक्कत है। हम ये मान के चलते हैं कि जो सामने लोग कह रहे हैं कर रहे हैं, उसमें कोई तर्क नहीं करना, वो ठीक होगा। हम बड़े सहज और सीधे साधे, पर ऐसा है नहीं। हर बात में अगर सवाल पूछने का और तर्क करने की आदत नहीं पड़ेगी, तो फिर जीवन में और किसी मरे गिरे आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी चौराहे पे जाओगे, किसी कहीं मोटर कार बस में चौराहे पे खड़े होगे, स्कूटर साइकिल पे खड़े होगे, किसी शहर का, छोटे शहर का, बड़े शहर का, तो आंख उठा के देखोगे रेड लाइट पे या किसी चौराहे पे, तो वहां हर चौराहे पे चारों तरफ चार जगह कुछ भीख मांगने वाले लोग मिलेंगे। और भीख मांगने वाले लोगों को ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि वो डेड लोग हैं, वो मरे हुए लोग हैं। वो सिर्फ मांगते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ नशा वशा करते हैं। और उनके मन ने उनको ये स्वीकार करा दिया है कि यही तुम्हारी जिंदगी है। उनके मन ने उनको ये एक्सेप्टेंस दिला दी है, भीख मांगना ही तुम्हारा जीवन है। और उनसे उस भीख मांगने से उनको कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई उनको शर्म नहीं, कोई हया नहीं। शर्म और हया उनके दिमाग में कहीं दूर दूर तक आता भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं। उनको लगता है दुनिया है, यहाँ बस दो रोटी का जुगाड़ है, शाम को उनका कुछ अद्धा पौवा होता होगा, नशा वशा करते होंगे, अलग अलग तरह का करते हैं। यही उनकी नियति है। और वो दुखी नहीं है। वो ये कहे कि वो बड़े दुख में, बड़े कष्ट में है, उनको पता ही नहीं है कि ये दुख है या ये सुख है। उनको सुख और दुख के बीच के डिफरेंस का ही पता नहीं। उनको इज्जत और बेइज्जती के बीच के डिफरेंस का ही पता नहीं। उनको मान अपमान या जो उनका अच्छा जीवन खराब जीवन उसका डिफरेंस का ही पता नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि स्वाभिमान क्या होता है, और ये जो गरिमा हनन है या जो बेइज्जती है या जो हम भीख मांग रहे हैं, ये जो करते हैं, ये क्या अंतर है इसमें, क्या नहीं है, उन्हें पता ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि देश का नागरिक क्या क्या होता है और भिखारी क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं है। इसलिए उन्हें कोई कष्ट नहीं है। उनको देख के उसको कष्ट होता है जिसको ये पता है
ये सारे समण हैं, जिसको ये पता होता है कि इनकी क्या हालत बना दी गई है। कोई हालत हालत अपने आप नहीं बनी है उनकी, उनकी ऐसी हालत बना दी है कि वो उस हालात में भी खुश हैं, मतलब दुख नहीं है। उनको लगता है कि यही जीवन है। कहीं से दो रोटी मिल गई, किसी ने बिस्कुट का पैकेट दे दिया, किसी ने पानी दे दिया, नहीं तो कहीं मांग लिया, कहीं फुटपाथ पर सो गए, कहीं और किसी ने भगा दिया। दो चार चीथड़े उनके पास होते हैं, वो भी कोई फेंक जाता है पुराने। सर्दियों में कोई कंबल ले जाए फेंक जाते हैं, बहुत लोग यूजलेस होती हैं, तो वो अपना चीथड़े लपेट के अपना 3-4 महीने काट ले देते हैं। कुछ खाने को मिल गया किसी बारात के यहाँ, कोई टूटा फटा कोई झूठा मूठन मिल गई तो वो चाट ली, कहीं मंदिर के आगे खड़े हो गए, कुछ मिल गया, कहीं मस्जिद के आगे मिल गया, मिला मिला नहीं मिला, आदमी बिना खाने के 2-3 दिन चल जाता है। पानी मिल जाए, पानी कहीं इधर उधर से मांग के पी लेते हैं, या कहीं टोटी वोटी मिल जाते हैं। ना नहाना है ना धोना है, ना उनको ये पता है कि शरीर साफ कैसा होता है, ना उनको ये पता है कि साफ हवा क्या होती है, ये ना उनको ये पता है धुआं क्या है, ना उनको ये पता है पॉल्यूशन क्या है, ना उनको ये पता है कि प्रधानमंत्री कौन है, ना उनको ये पता है कि उनका नाम क्या है, ना उनको ये पता है कि वो है कौन। ये स्थिति एक दिन में नहीं आई है, और इस स्थिति से जो लोग ऊपर उठे हैं वो भी एक दिन में नहीं उठे हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे, या जो पीछे जो लोग जिन्होंने काम किया, अगर वो नहीं आते, तो आज ये जो मैं बोल रहा हूं इसको सुनने वाले लोग भी नहीं होते, बोलने की तो बात बहुत दूर की छोड़ो, श्रोता भी नहीं होते। पर दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि समझदार लोगों की संख्या ज्यादा हो गई। और समझदार भी कैसे? समझदार ऐसे कि जो थोड़ा सा जिनको पता चलता है और वो कहते हैं हम समझदार हो गए। क्यों? क्योंकि पूरी 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 टंकी खाली पड़ी है, और टंकी में थोड़ी सी समझदारी 4 बूंद की आती है तो उनको लगता है भर गई है तो हमारा काम हो गया। अरे हमारे पास तो ये भी नहीं थी तो ये भी बहुत है। संघ को पिछले 5 साल में और लगभग 20 साल से तो इस बात का स्ट्रगल चल रहा है कि भाई हम समण हैं, हम समण हैं। और अब ये स्ट्रगल पूरा हुआ पिछले 5 साल से, हम समण एक्सेप्टेंस होनी शुरू हुई। तो इसमें जिसको जितना समण संघ समझ में आता है वो निकल लेता है बाहर, कह रहा है अब मुझे समझ में आ गया, बाकी किला मैं फतेह कर लूंगा, बाकी किला मैं फतेह कर लूंगा। एक तो यहाँ पर मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे से कह रहा था जी कि हम तो ये देख रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या क्या है। तो मैंने भाई तुम देख रहे हो उसके बाद तुम कूद के निकल जाओगे, वो कूद के निकल गया, कह रहा अब हमें समझ में आ गया संघ क्या है। अरे भाई संघ समझने की चीज नहीं है, संघ उतारने की चीज है, अपने अंदर उतारने की चीज है। समझना तो एक लाइन का है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये संघ है, एक लाइन का संघ है, सिंपल लाइन का संघ है। पर जुड़ने का काम जीवन भर का है, अनंत काल तक का है। और तुम कूद के भाग गए तो तुम कहाँ सीखे, कहाँ तुमको जुड़ना है तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा जुड़ना क्या होता है क्या नहीं होता है। अनंत काल तक जुड़ने का काम चलेगा। तुम्हें मर के निकलना है, जाना मर के ही है। फिर ये सारे झगड़े बेकार हैं, इन झगड़ों को हमने खत्म किया। अरे काय फालतू के झगड़े हैं, यहाँ झगड़ने के लिए आते हैं, संशय करने के लिए आते हैं, तो कई बार पूछते हैं काय का झगड़ा? मंच माला पद पोस्ट का झगड़ा, करे खत्म कर दिया हमने, हमारे यहाँ मंच माला पद प्रतिष्ठा नहीं होती, खत्म, भागो यहाँ से, भगा दिए। यहाँ झगड़ने आते हैं, मालिक कौन है? कह रहे भैया संगाती से चलता है, संघ का मालिक संघ है, झगड़े खत्म बिल्कुल, यहाँ कोई रजिस्ट्री वस्ट्री नहीं होगी, संघ का पंजीकरण नहीं होता, भगो यहाँ से। तो भगा दिया, मालिक कहीं और ढूंढना, रजिस्ट्रेशन कहीं और ढूंढना, खाता कहीं और खुलवाना, यहाँ नहीं खुलेगा खाता। फिर आते हैं यहाँ जी कि वो पैसा का हिसाब क्या है, पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है, पैसे क्या है, तो वो खत्म कर दिया हमने। जिसको जो खर्च करना है करो, जिसको नहीं खर्च करना है मत करो। सामूहिक है, कुछ लोगों की इच्छा है खर्च करने की, पर यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। आपने समरगंज छपवाना है, बेचो या फ्री बांटो, आपकी मर्जी है। आपने खरीदना है, जहां सस्ता मिले वहां से ले लो, और जितने का मिला उतना ले लो, मोल भाव कर लो। पर ये बिल्कुल भी फ्री है। कोई व्यक्ति समन संघ की सामग्री को जितने में चाहे छापे, जितने में चाहे बांटे, यहाँ कोई हम इस झगड़े में नहीं पड़ने वाले, क्योंकि ना हमारे यहाँ खाता है और ना हम इसमें काम करते हैं। तो संगति बड़ी बड़ी होती है तो उसमें हिसाब हाथ के हाथ मिल जाता है, आपका नियम बना रखा है, हाथ के हाथ वहीं हिसाब मिलेगा। पैसा खर्च हो गया, उसमें कमेटी बनी होती है, ज्यादा खर्च हो गया तुमसे मांगेंगे नहीं, और कम खर्च हुआ कुछ बच गया तो वो संघ को बता दो, संघ आगे क्या करेगा वो कर लेता है। उसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर भी किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो हमने पैसे का हिसाब कर दिया। अरे तुम पैसे पे झगड़ा करोगे, रुपए तुम एक दोगे नहीं। जो 2 रुपया नहीं देता, संगठनों के अंदर हमने पूरा जीवन लगाया और देखा, जो 2 रुपए नहीं देता वो पहले हिसाब पूछता है। और जो 2 लाख देता है वो नाम भी नहीं ले लेता कि मैंने 2 लाख दिए। देने वाला कभी पूछता नहीं, और ना देने वाला हिसाब। पेट में दर्द क्या हो रहा है? अरे इसने 2 लाख दिए थे, उसका हिसाब बताओ। अरे जिसने दिए वो हिसाब नहीं मांग रहा, तूने दिए नहीं तो हिसाब मांग रहा है। मतलब देगा एक नहीं, पर रायता पूरा फैलाएगा। ऐसे रायता फैलाने वालों को हमने दोनों हाथ जोड़ के, भाई तुम जाओ जहां तुम्हें रास्ता फैलाना है, चंदा पर्ची काटो मजे लो, पर हमारे इधर संघ में पैसे पे कोई छड़ा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने तुमने जो व्यापार करना है संघ में कर सकते हो, जो जो चाहे जैसे चाहे वैसे इसकी चीजें बना के बेच सकते हो, खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो प्रचार चाहिए। कोई आदमी कहे जी 10 लाख समणगंज में देना चाहता हूँ, दे दे, हम तो बांट देंगे। कोई आदमी कहे जी कि मेरा समणगंज 40 रुपए का, तो बेच भी 40 रुपए का, तेरा बिक जाए तो। और कोई कहे कि मेरा समणगंज 12 रुपए का, तो 12 का बेच भाई, तो जाहिर सी बात है 12 का बिकेगा, हो सकता है कोई 40 का खरीद ले। लोगों की छूट है, पर प्रचार सामग्री आती रहनी चाहिए। तो उसके लिए लोग दान देते हैं, प्रचार सामग्री बढ़ती है और आगे चलती है। पर हिसाब नहीं होता हमारे यहाँ, कोई टैक्स वैक्स का हिसाब नहीं है, ना ही कोई अकाउंट है। फिर भी किसी को चाहिए तो हिसाब रहता है, संगी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अंधे नगरी चौर चौपट राजा है।
खर्चा आता है, खर्चे का हिसाब होता है, मिल जाता है, जिसको चाहिए वो ले सकता है, जिसको चाहिए वो चेक कर सकता है, उसमें कोई समस्या है भी नहीं। खत्म कर दिया। ये जो झगड़े जितने भी चलते थे, जातियों के ऊपर झगड़े बहुत चलते थे। जाति अंदर ही अंदर काम करती है, अंदर ही अंदर काम करती है, जाति का जहर अंदर ही अंदर जाता है, नसों के अंदर, दिमाग में घुसता है। वो एक झटके में निकाल के फेंक दिया। जाति की बात ही नहीं करने देंगे। अगर जाति की बात करेगा तो संघात लगेगा सीधा सीधा। पीढ़ियां याद रखेंगी कि जाति का काम बात करता था, तो इसलिए जाति का कोई जिक्र भी नहीं करता हमारे यहाँ। तो डर के मारे कोई नाम भी नहीं लेता। अरे भाई तेरी पूछनी जाति क्यों बता रहा, पागल है क्या? जाति को पहले समझ क्या है क्या नहीं है, क्यों यहाँ गंदगी को उठा कर आ रहा है बड़ी मुश्किल से, तो उसको दूर किया है। तो जाति का यहाँ जिक्र नहीं करना। जाति के बारे में बताते हैं, खूब बताते हैं। ये किताब भी लिखी हुई है समन संघी, जाति का असली अर्थ, जिसको पढ़नी पढ़ ले। जाति क्या है, कैसे आई, कहाँ बनी, क्या नहीं बनी, पूरा ब्यौरा है। पर जाति का अभ्यास नहीं करने देते। जाति का अभ्यास यहाँ कोई नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे यहाँ सिस्टम बने हुए हैं सारे के सारे, इस उम्मीद और विश्वास के साथ हैं कि हम जुड़ेंगे, और जुड़ने के दौरान में जो भी आएगा, जो भी आएगा, जो हमारे जुड़ने के इस कार्यक्रम के विरुद्ध में जाएगा या इस जुड़ने के कार्यक्रम को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके लिए हमारा 9वां नियम है, संघातक। संघात लगेगा अगर जुड़ने के कार्यक्रम तोड़ेगा तो। अगर जुड़ने के कार्यक्रम में कोई विघटन पैदा करेगा, 10 गोल्डन नियम में कोई विघटन पैदा करेगा, तो सीधा संघात है। संघात पीढ़ियां तक याद रखेंगी। होगा कोई बहुत बड़ी तोप, होगा किसी ने बहुत बड़ा काम किया हो, पर संघ के विरुद्ध काम करेगा, बर्दाश्त नहीं। ये तो ठीक ऐसी बात हो गई कि खुद तो हलवा बनाया, देसी घी भी डाला, उसमें क्या बोलते सूजी भी डाली, भूनी भी बढ़िया, हलवा भी बनाया, महक भी बहुत बढ़िया आ रही है, चीनी भी डाली, और फिर कह रहा है जी हलवा मैंने बनाया है, अब मैं इसमें मिट्टी का तेल डालूंगा। अबे पागल है क्या? खाली तूने थोड़ी हलवा बनाया है, इसमें इतने सारे लोगों की मेहनत लगी है, सब लगी है। तो इसकी कंडीशन थी कि इसको संभाल के रखेंगे, इसको प्रोटेक्ट रखेंगे, ये सब में बढ़ना चाहिए, सबको अच्छा होना चाहिए। तो इसमें मिट्टी का तेल डालेगा तो फिर क्या कहेगा जी मैं तो डालूंगा इसमें, क्योंकि मैंने भी इसमें बनाया है। ऐसा नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति बहुत काम करे, बहुत मेहनत करे, और बाद में इस काम को बिगाड़े, तो बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि संघ सबका है, इसमें सबकी मेहनत मेहनत लगी है, इसमें सबका टाइम लगता है, इसमें सबका पैसा लगता है, इसमें सबका दिमाग लगता है। ये सांघिक प्रॉपर्टी है। कोई व्यक्ति बाद में इस पर ये कहे कि जी अगर मुझे मिलेगी नहीं तो मैं खराब कर दूंगा, खराब करने की इजाजत नहीं है। निकाल के बाहर संघ हाथ में जा सकता है, पर खराब नहीं करने देंगे, चाहे कोई कुछ भी हो। और कोई संघ की प्रॉपर्टी का यूज करना चाहे तो उसको यूज भी नहीं करने देंगे, क्योंकि संघ की बौद्धिक संपदा संघ की है। और फिजिकल हम कोई बनाते नहीं, हम कोई जमीन नहीं खरीदते, हम कोई अकाउंट नहीं रखते, हम कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाते, हम कोई ऐसी चीज नहीं बनाते जो बाद में झगड़े का काम बने। तो ये सारी चीजें हमने देखी और ये सारी चीज लगातार चलती रही। पर सेंटेंस वही है, काम एक ही है, जुड़ने का काम है। और इतना आसान काम नहीं है, दुनिया का सबसे कठिन काम है। कठिन काम तब हो जाता है जब आपके पास गॉड ना हो, क्योंकि अगर आपके पास गॉड है ना, तो फिर जुड़ना आसान हो जाता है। गॉड के नाम से डराते रहो, गॉड के नाम से पूजा पाठ कराते रहो, गॉड के नाम की जगह बना लो, गॉड के नाम से चंदा लेते रहो, तो लोग गॉड के गुलाम हो जाते हैं, और फिर गॉड के नाम पे उनसे कुछ भी करा लो। तो हमारे पास गॉड नहीं है, इसलिए मुश्किल काम है। हमारे पास राजनीति नहीं है, हमारी कोई पार्टी वार्टी नहीं है, और भविष्य में संघ की कोई पार्टी, संघ राजनीति में जाएगा नहीं, और संघ की कोई पार्टी बनेगी नहीं। तो पार्टी हमारे पास नहीं है, तो पार्टी बनेगी भी नहीं, ये लालच भी नहीं है। तो फिर बिना पार्टी का आदमी जुड़े कैसे? सबको राजनीतिक लालच देता है, तो काम और हमारा कठिन हो जाता है। फिर हमारे पास में व्यक्ति नहीं है। कोई व्यक्ति होता है, उसको हम खुदा बना लेते हैं, उसको हम मसीहा बना लेते हैं, उसको हम बहुत बड़ा आदमी बना लेते हैं, उसके पीछे जाते हैं। अधिकतर यही संगठन में होता है। एक व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, उसका जयकारा करते हैं, 30-40 साल उसको चलाते हैं, फिर वो मर जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति पैदा करते हैं, फिर वो बिक जाता है, मर जाता है, भाग जाता है, खट जाता है। फिर तीसरा व्यक्ति बना लेते हैं, तो मूवमेंट नहीं बढ़ती उससे। तो हम बिना व्यक्ति के आगे बढ़ रहे हैं, ये एक और समस्या है हमारे साथ में। तो हमारे पास गॉड नहीं है, हमारे पास व्यक्ति नहीं है, हमारे पास में राजनीति नहीं है, और हमारे पास में पैसा भी नहीं है। पैसे के दम पे आदमी मीटिंग लगा लेता है, सब कुछ कर लेता है। लोगों के पास में हजार हजार करोड़ रुपए के फंड है, राजनीतिक पार्टियों के पास में 10-10 हजार करोड़ के फंड पड़े हुए हैं। सब लोग फंड रखते हैं, कोई किसी मिलने आता है तो कुछ रुपया लेके आता जाता है। उनके पास जमीन है, उनके पास जायदाद है, उनके पास में धन्ना सेठ हैं जो उनको कभी भी पैसा देके पार्टी लगा देते हैं, मोटे मोटे चंदे दे देते हैं। हमारे पास में वो भी नहीं है, हम वहां से भी बिल्कुल लाचार और बेकार है। तो इस इन सारी चीजों के ना होते हुए भी हम जुड़ने और जोड़ने में सफल हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है जो किसी के पास नहीं है, और वो है हमारा सांघिक विचार। ये सांघिक विचार इतना अनमोल है, इसे भी लोग लूट के ले जाने के चक्कर में रहते हैं। बहुत लोगों को तो ये अफसोस रहता है कि हमें मिला क्यों नहीं विचार, और जो यहाँ संघ में आए उनको ये लगा कि इसको लेके चले जाओ। मैं एक व्यक्ति के बारे में बताता हूँ आपको। एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं ले देता क्योंकि उसका हनन हो जाएगा राजनीतिक। वो व्यक्ति पहले एक राजनीतिक पार्टी में था। अच्छा, राजनीतिक पार्टी में उसकी, अच्छा राजनीतिक पार्टी में तो सारे वही होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं नेता बनने की। हर एक राजनीतिक पार्टी में जो भी एंटर करता है उसका लास्ट ऑब्जेक्ट होता है कि देश का प्रधानमंत्री बनना, ये सबका होता है। और मुख्यमंत्री तो सभी का सपना रहता है, प्रधानमंत्री का अंतिम सपना होता है। तो वो व्यक्ति राजनीतिक पार्टी में मुना, फिर उसको एक ऊंचा पद मिल गया। पद मिल गया तो उसने अपना राजनीतिक पार्टी का
पूरा रौब दिखाते हुए किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के बारे में बड़ी पदाधिकारी वालों ने टिप्पणी कर दी। अब राजनीति तो समझ में आती नहीं, क्योंकि राजनीति में प्यादे लड़ते हैं। ऊपर जो राजनीतिक पार्टियों के जो मालिक होते हैं वो आपस में चाय पीते हैं, वो उनका आपस में गठबंधन रह जाता है हमेशा, और उनके चमचे नीचे लड़ते रहते हैं। जब कभी उनका मन आता है तो वो गठबंधन कर लेते, तो चेले भी आपस में मिल जाते हैं। अब वो जो नया नया बंदा था जो राजनीतिक पार्टी में ऊंचा पद पाया, उसने दूसरी राजनीतिक पार्टी के सबसे ऊंचे आदमी पे कमेंट कर दिया। कमेंट का मतलब है वॉर कर दिया, क्योंकि राजनीति में कमेंट ही हमला होता है। तो जिस पार्टी ने उसको ऊंचा पद दिया था, उस बंदे को निकाल दिया बाहर। अब वो फड़फड़ाता घूमे, कहाँ तो वो राजनीतिक मंचों पे जाता था, बोलता था, भाषण करता था, उसकी तूती बोलती थी, लोग उसे मिलने आते थे, चरण छूते थे, ये करते थे, वो करते थे। अब निकाल के बाहर खड़ा कर दिया तो कोई कुत्ता ना पूछे। तो उसने, जिस पार्टी ने उसको निकाला, उसका वो प्रचार प्रसार करने लगा बिना उसकी मर्जी के। मर जाऊंगा, जी जाऊंगा, मेरी यही पार्टी है, ये है, इसी को वोट दो, ये दो, वो दो, चलता रहा, करता रहा। तो एक दिन वो हमसे मिलने आया, तो मैंने उससे पूछा, मैंने भाई, जिस राजनीतिक पार्टी में तूने काम किया, उस राजनीतिक पार्टी ने तुझे एक ऊंचा पद दिया, फिर तूने एक कमेंट किया, हालांकि कमेंट ठीक था, पर राजनीति में चलता नहीं है, राजनीति में ठीक कमेंट नहीं चलता। तेरे को निकाल दिया, निकालने के बाद में जब उस पार्टी ने तुझे जूता मार दिया, तो फिर भी उसी पार्टी का गुणगान कर रहा है, फिर भी उसी का काम कर रहा है। यार कैसे कर लेता है, क्यों करता है? तो उसने कहा, जी देखो ऐसा है, फाड़ूंगा तो जब भी ना, जब मैं इसमें अंदर घुसूंगा। समझे नहीं बात को? कह रहे जी मैं इसमें रहूंगा, मैं इसमें घुसूंगा, तभी तो इसके टुकड़े करूंगा। मैं अगर अलग से पार्टी बनाऊंगा तो वो चली नहीं पाएगी। तो पार्टी में रहूंगा तो पार्टी का हिस्सा ले लूंगा ना, पर पार्टी में रहूंगा नहीं तो फिर क्या क्या मिलेगा? तो बात तो ठीक है भाई, जब तक तू इसमें अंदर नहीं जाएगा, कुल्हाड़ी जब तक लकड़ी में नहीं घुसेगी तो पहाड़ी कैसे? ये बात तो समझ में आ रही है। तो वो जो उसने वहां किया, वो ये था कि भाई पकी पकाई पार्टी है, इसको लेना, इसको तोड़ना ज्यादा आसान है। वैसे ही संघ भी पका पकाया है, अब तो पूरी तरह से मैच्योर होता होता जा रहा है। तो कोई आदमी अलग से क्या लेके आएगा, कोई आदमी अलग से क्या करेगा? संगठन ही बनाएगा। सांघिक, ये जो हमारा प्रोसीजर है, इसको नहीं बना सकता कोई। इसको बनाता होता तो बहुत पहले बना बना लेते। तो जो लोग चोर टाइप के हैं, वो कोशिश करेंगे कि इसमें कैसे घुस जाए और फिर इसमें से कुछ हिस्सा निकाल के ले जाए। वो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर वो संघ नहीं जाएगा। वो लोग जाएंगे जिन लोगों को कुछ चाहिए, जिन लोगों को राजनीति, राजनीति नंबर एक पे, जिन लोगों को राजनीति चाहिए, जिनको पैसा चाहिए, जिनको पद चाहिए, जिनको पोस्ट चाहिए, जिनको मन चाहिए, जिनको माला चाहिए, जिनको कहीं कुछ ऐशो आराम चाहिए, वो लोग जाएंगे टूट के। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं चाहिए तो कोई जाएगा क्यों? भाई अगर मैं निस्वार्थ हूं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई आदमी का जयकारा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कौन आदमी ज्यादा काम कर रहा है, कौन कम कर रहा है, कौन कम करेगा, कौन ज्यादा करेगा, इसको कौन मिलने आ रहा है, इसको कौन नहीं मिलने आ रहा, हमसे क्यों नहीं मिलने आ रहा, हमारा मान क्यों नहीं है, हमारा नाम क्यों नहीं है, हमारा वीडियो क्यों नहीं है, हमारा ऑडियो क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं भाषण दे रहे, ये क्यों दे रहा है? जो आदमी निस्वार्थ हिसाब से समन संघ की सेवा करके और यहाँ मृत्यु प्राप्त करना चाहता है, उसके दिमाग में ये सवाल कभी नहीं आएंगे। और जो व्यक्ति यहाँ काम नहीं करना चाहता और कुछ जगह ढूंढने के लिए आया है, वो तो फड़फड़ाता ही रहेगा। अरे मेरा नंबर नहीं आया, मुझे बोलने नहीं दिया, मेरा नाम नहीं आया, मुझे पूछा नहीं, मैं इतनी दूर से आया, मेरा भाषण नहीं हुआ, मेरा 2 मिनट का भाषण हुआ, मेरा 4 मिनट का भाषण हुआ, इसने मेरी बात काट दी, इसने मेरी बात पलट दी, इसने मेरी बात टेढ़ी कर दी, ये ज्यादा बनता है, ये कम बनता है, और ये अपना जजा दिखाता है। वो तो इन्हीं में उलझा रहेगा और अपना भी समय खराब करेगा और संघ का भी समय खराब करेगा। पर ऐसे लोग हैं जो मानते नहीं, चलता रहता है, ये तो सीन चलता रहेगा। तो यहाँ जो एक सेंटेंस है, जो युद्ध है हमारा, वो युद्ध है अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए, और वही युद्ध हम यहाँ कर रहे हैं। बस हमारा पैटर्न दूसरा है। हम हथियारों के साथ नहीं हैं, हम विचारों के साथ हैं, और विचार ही हमारे हथियार हैं। इसको जितना हम इस्तेमाल करते रहेंगे, ये इतने धार तेज होती रहेगी। विचार को फैलाते रहे। विचार फैलने, अच्छे विचार फैलने में बिना पैसे के, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी लालच के, अच्छे विचार को फैलने में समय लगता है। पर जब वो एक बार फैलता है तो फिर वो इन सभी चीजों को फाड़ के निकल जाता है और बहुत तेजी से वो अपने मुकाम तक पहुंचता है। ये भी सच्चाई है। ये सच्चाई इसलिए है क्योंकि जितने भी दुनिया में कामयाब संघ रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से, उनको शुरू में हमेशा बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत उनको परेशानी उठानी पड़ी, उनकी पिटाइयाँ हुई, उनकी हत्याएं हुई, उनके विरोध में लोग आए, उनको छल के चले गए, उनको छल कपट से उनको तोड़ तोड़ के चले गए। बहुत बहुत सारी चीजें हुई हैं। पर विचार अगर ठीक हो, नेक हो और चीजें ठीक ठाक हो, तो वो जरूर परिणाम लेके आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज की डेट में भी हम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। थोड़ी उथल पुथल होती रहती है, पर उसे डरना नहीं है। जिद हमारी जुड़ने की है, जुड़ेंगे, जीतेंगे। हमारा संघ, समन संघ, और हर हालत में हम आगे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिद हमारी जुड़ने की है। मेरी किसी बात से अगर किसी कोई परेशानी हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदामि।